नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बच्चों के प्रश्न थे कि आखिर किन केसेस में आपकी योग्यता, आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है या प्रभावित होती है, या आप सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि एफआईआर या कंप्लेंट का आपकी एलिजिबिलिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, पेंडिंग केसेस या ऐसे कौन से केसेस हैं जो आपकी एलिजिबिलिटी को इंपैक्ट कर सकते हैं, योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एफआईआर और कंप्लेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं और सबसे पहले इनके बारे में अच्छे से समझ लेना होगा। एफआईआर कॉग्निजेबल केसेस में होती है, यानी गंभीर किस्म के अपराधों में। कभी भी किसी के अगेंस्ट जब किसी गंभीर किस्म के अपराध में मामला दर्ज होता है, गंभीर किस्म के अपराध यानी सीवियर नेचर के जो क्राइम होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको कॉग्निजेबल क्राइम बोलते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकती है। इसके बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 154 में जानकारी दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस कर रखा है जो गंभीर किस्म का है और उसके खिलाफ मामला चल रहा है, वो एफआईआर केसेस होंगे। कंप्लेंट केसेस वो केसेस होते हैं जिनमें कोई गंभीर किस्म का अपराध ना किया गया हो या क्राइम का नेचर बहुत सीवियर ना हो, या जो नॉन कॉग्निजेबल मैटर के केसेस होते हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे मामलों में सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत एनसीआर होती है और कंप्लेंट होगी सीआरपीसी के सेक्शन 200 के तहत। अब बात करते हैं कि इसका किसी भी एग्जामिनेशन पर क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करते हैं तो उसी फॉर्म में जानकारी देनी होगी कि क्या आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर है। अगर एफआईआर है तो आपको वहां पर उसका उत्तर हाँ में देना चाहिए। उसके बाद उसका स्टेटस पूछा जाएगा, केस की डिटेल मांगी जाएगी। स्टेटस मीन्स क्या मामला पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या फिर मामला सेटल हो चुका है, डिस्प्यूट खत्म हो चुका है, या कोई जजमेंट आ चुका है। ये सब जानकारी देनी होती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हर स्टेट में हाई कोर्ट सर्विसेज एंड रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको उनके बारे में पढ़ना चाहिए। अब वो रूल्स क्या कहते हैं मैं बता देता हूं आसान शब्दों में। रूल्स कहते हैं कि एफआईआर या कंप्लेंट का होना आपकी एलिजिबिलिटी को खत्म नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी किसी को अपराधी नहीं ठहराती। इसके लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं यूडीएचआर 1948 के आर्टिकल 11 का। उस आर्टिकल को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जब तक कोई कंपिटेंट कोर्ट किसी को कन्विक्ट नहीं कर देती तब तक उसको इनोसेंट माना जाना चाहिए, और अगर आप इनोसेंट हैं तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हैं। और अगर मामला पूरा खत्म हो गया, हियरिंग खत्म हो गई और जजमेंट एक्विटल पर आया है, दोष मुक्ति हुई है, तो ऐसे मामले में व्यक्ति की योग्यता खत्म नहीं होती, एलिजिबिलिटी बनी रहती है। अगर कन्विक्शन हुआ है तो योग्यता समाप्त हो जाती है, एलिजिबिलिटी खत्म हो जाती है। साफ शब्दों में कहें तो अगर दोष सिद्धि हुई है तो आप सरकारी नौकरी के लायक योग्य नहीं बचेंगे। यूडीएचआर बहुत से लोगों के लिए नया होगा। यूडीएचआर मीन्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कई बार लोग कहते हैं कि जैसे आईपीसी के सेक्शन 279, जिसमें अगर किसी के साथ कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया और आपके खिलाफ एफआईआर हो गई तो सेक्शन 279 और 337 में मामला दर्ज किया जाता है। सेक्शन 279 होता है रैश ड्राइविंग के लिए और 337 होता है एक्सीडेंट के लिए। आईपीसी का एक और बहुत कॉमन सेक्शन है 323 और 294। कई बार होता है दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, गाली गलौज हो गई और किसी ने एक दूसरे को थप्पड़ जड़ दिया, या कॉलेज लेवल पर जो बच्चों के लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो उनमें एफआईआर होती है सेक्शन 323 और 294 के तहत। ऐसे मामलों में जनरली लोग फाइन देकर बाहर निकल जाते हैं। कई बार एडवोकेट से समझा देते हैं कि भाई ये फाइन भर दो और निकल जाओ, छुट्टी पाओ। एक बात मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ कर दूं कि ऐसे किसी मामले में अगर कोई फाइन देकर भी बाहर निकला है तो भी वो सरकारी नौकरी के योग्य एलिजिबल नहीं रहता है। जब हम हाईकोर्ट के रिक्रूटमेंट रूल्स देखेंगे तो उसमें कुछ ऐसे सेक्शन हैं कि जहां एफआईआर हो गई है तो भी व्यक्ति की योग्यता खत्म हो जाती है। जैसे मर्डर का केस हुआ, 307 या 376 का केस हुआ, ये ऐसे केसेस हैं जिनको बेहद गंभीर माना जाता है, बेहद गंभीर अपराध की श्रेणी में डाला गया है। और अगर ऐसे मैटर में चार्जशीट फाइल हो गई है और चार्ज फ्रेम कर लिए गए हैं और एक्विटल हो रहा है, ध्यान रखना चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्विटल मेरिट के बेस पर होता है। मेरिट का मतलब या तो एविडेंस नहीं मिला या कुछ और कारण रहा होगा, क्योंकि चार्ज फ्रेम करने का मतलब है कि प्राइमा फेसी मामला तो बन रहा है, मतलब यह कि यह आदमी उस क्राइम में इन्वॉल्व तो था ही। ऐसे में भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती, योग्यता नहीं रहती। अगर कोई एफआईआर है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, गलत फंसाया जा रहा है, आप हाई कोर्ट जाइए, सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत आप मामला क्वेश करवाइए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप एफआईआर होने के बाद भी एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग है तब भी आप एलिजिबल हैं।
बस ध्यान रखिए कि कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, केवल फाइन का भी कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। एक बात और बता दूं कि एफआईआर और कंप्लेंट दोनों का सिमिलर इंपैक्ट होता है आपकी योग्यता पर, आपकी एलिजिबिलिटी पर, क्योंकि कंप्लेंट केसेस में अगर सीआरपीसी के सेक्शन 2D का रेफरेंस देखें तो वहां लिखा है कि किसी भी मामले में कंप्लेंट रजिस्टर किया जा सकता है, उसका कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल से कोई लेना देना नहीं है। अगर मामला कोर्ट में पेंडिंग है या आपके नाम पर कोर्ट में कोई भी केस पेंडिंग है और अगर वो क्रिमिनल केस है तो आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं अगर सिविल मैटर की बात करें तो उसका आपकी योग्यता पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपने कोई केस लगा रखा है या आपके अगेंस्ट कोई सिविल केस चल रहा है तो इसका किसी भी गवर्नमेंट जॉब से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। अगर आप किसी केस में विक्टिम हैं तब भी इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपकी एलिजिबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आता। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में आपके उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे जो आप लोग पूछने की कोशिश कर रहे थे या पूछना चाह रहे थे या जिन लोगों ने पूछे हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर इनबॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।